दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्रैश कोर्स का ये पहला लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। इकाई 1 में हमने 3 भाग किया है और इकाई 1 में आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारे नए मेंबर्स हैं जैसे दीपा हैं, सुषमा हैं, उर्मिला हैं, सीता हैं, नेहा, ऋतु, पूनम, सुशील, ये सारे लोग ध्यान दें। जैसे किरण, संजय, नीता, रतन, विवेक, मनीष, श्वेता, ये सारे लोग जितने भी हैं वो ध्यान दें। वीडियो लेक्चर को आप लोग अंत तक सुने और यहाँ पर किसी चीज़ को लिखना नहीं है। मैटर आप लोगों को PDF आपको मिल चुका है, सुबह ही आपको मैंने 9 बजे तक भेज दिया है व्हाट्सएप पर, तो उसको भी पढ़ें। और आज रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें इसी इकाई यानी इकाई 1 से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। और वह प्रश्न जो आज कराए जाएंगे वो वर्ष 2004 से लेकर 2019 तक जो परीक्षा में प्रश्न इकाई 1 से पूछे गए हैं वो प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। फिर कल जो लाइव क्लास होगा उसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की, संभावित प्रश्नों की बात करेंगे, आने वाले जो प्रश्न हैं। और इसके बाद जब इकाई 1 समाप्त होगी तो हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, यानी हर इकाई समाप्त होने के बाद टेस्ट सीरीज होगी और वो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो रात में 9:30 बजे लाइव क्लास के लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। वीडियो को अच्छे से देखिए। और ये वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ़ीस पूछा है, जिन्होंने एडमिशन के लिए बात की है, तो ये वीडियो सिर्फ पहला वीडियो मैं सभी लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ। आप देखें, क्योंकि कई लोगों ने डेमो के लिए कहा था, तो वीडियो देखें, तैयारी करें, मेहनत करें और ईश्वर आपको सफल करें। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया इसे। यानी आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहले लेक्चर में बात करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप। और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप, यानी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसकी बात हम लोग करेंगे। मानक भाषा की बात करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग के विविध रूप की बात करेंगे और लिपियों की बात करेंगे जिसमें देवनागरी लिपि प्रमुख है। तो इस तरीके से पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर और फिर तीसरा लेक्चर मिलेगा आपको। तीनों लेक्चर हो जाने पर यानी तीसरे दिन लाइव क्लास ना होकर बल्कि टेस्ट सीरीज होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज ही से आप लोग अपने मन में ठान लीजिए ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर सीधे हम लोग टॉपिक पर ही आते हैं। हमारे सभी मेंबर्स जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ समझा ये रहे आपको कि जिस तरीके से 1 महीने का समय आपको मिला है, हिंदी की परीक्षा आपकी 23 अक्टूबर को है, तो आप मेहनत से, जी जान से लग जाइए और इस बार ज़रूर आप लोग क्वालिफाई करिए। और जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब शादी होती है तो लगन चढ़ती है। लगन चढ़ती है तो कहा जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई काम नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से अब ये मान लीजिए कि लगन लग गई, परीक्षा के प्रति आपकी लगन लग चुकी है और अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और इसी को आगे बढ़ाना है और आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें भाषा की। तो भाषा क्या है? तो भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पत्त है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा के बारे में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। भारतीय विद्वानों में भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, कामता प्रसाद गुरु, पतंजलि, सुकुमार सेन, भोलानाथ तिवारी आदि प्रमुख हैं। इन लोगों ने भाषा को परिभाषित किया और ये भारतीय विद्वान हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कामता प्रसाद गुरु की, तो इन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। ये किसका कथन है? तो कामता प्रसाद गुरु का। देखिए, कथनों को भी आप लोग ध्यान रखिए और गौर से सुनिए, क्योंकि UGC नेट की परीक्षा में कथन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात करें तो उन्होंने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा
और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। वहीं अगर सुकुमार सेन की बात करें तो सुकुमार सेन ने कहा कि अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि की ही भाषा है। ये कथन किसका है? तो सुकुमार सेन का है। तो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब अगर पाश्चात्य विचारकों की हम लोग बात करें तो पाश्चात्य विचारकों में आप देखेंगे गार्डिनर, क्रोचे, हेनरी स्वीट, मैक्स मूलर आदि प्रमुख नाम पाश्चात्य विचारकों में आते हैं। इन पाश्चात्य विचारकों में अगर हेनरी स्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वही क्रोचे के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब मैंने आपको क्रोचे के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि भाषा उस अस्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ऐसा किसका मानना था? तो क्रोचे का मानना था, और ये मैंने आप लोगों को कराया भी था। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर गार्डिनर की बात करें तो गार्डिनर ने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ऐसा किसका मानना है? तो गार्डिनर का मानना है। अब इसके बाद में आखिर में भाषा होती कैसी है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, भाषा की प्रवृत्तियां क्या हैं, ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया। इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा कि जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई 1 से, तो उनमें से ये पहला लेक्चर है और आपको 30 से 40% प्रश्न आपको यहीं से मिल सकते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी हम लोग अभी आगे बात कर रहे हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जो अर्जित संपत्ति होने के साथ साथ परिवर्तनशील भी है। देखिए, भाषा परिवर्तनशील है, आप तो जानते ही हैं। जैसे जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे वैसे आप देखेंगे एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, भाषा का परिवर्तन होता रहता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और भाषा सामाजिक संपत्ति भी है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है, लेकिन प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भाषा होती है वो भाषा की संरचना अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे कहीं ओकारांत मिलेगा, कहीं इकारांत मिलेगा, तो इस तरीके से भाषा की जो संरचना होती है वह अलग अलग होती है। भाषा के कई रूप हैं जो हमारे समाज में उपस्थित हैं। जैसे आप जानते हैं कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, विभाषा, उपभाषा, बोली इत्यादि। अब इनका जो विकास होता है, जो भाषा का विकास होता है, वो भाषा का विकास कैसे होता है, किन चरणों से होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। जो भाषा का विकास होता है वो इन चरणों से होकर होता है। जैसे सबसे पहले भाषा कैसी होगी? आंगिक होगी। आंगिक के बाद में कैसी होगी? वाचिक होगी। जैसे आप बोलेंगे जो वचन होगा वाचिक होगी, फिर उस वचन को लिखा जाएगा, लिपिबद्ध किया जाएगा, और वो भाषा आपकी कैसी होगी? लिखित होगी। और लिखित के बाद में वही जब छपाई उसकी जैसे पेपर में छपाई होती है, इस तरीके से अगर होती है तो उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक होगी। या फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, किसी माध्यम से दूसरी जगह जाती है तो क्या है? वो यांत्रिक हो जाती है। तो भाषा का जो विकास का क्रम होता है वो पहले आंगिक होती है, फिर वाचिक होती है, उसके बाद लिखित होती है और फिर यांत्रिक होती है। यह क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है। अब विश्व की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है और आप लोग जानते भी होंगे। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर हल किए होंगे तो आपको पता होगा, या रात में जब लाइव क्लास होगी जिसमें 15 वर्षों के पेपर में आए हुए प्रश्नों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व की भाषाओं की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की भाषाओं को
दो भागों में विभाजित किया गया है, आकृति मूलक भाषा और पारिवारिक भाषा। जो आकृति मूलक भाषा होती है, इस भाषा को रूपात्मक भाषा भी कहा जाता है, रचनात्मक भाषा कहा जाता है, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक भाषा भी कहा जाता है। लेकिन जो आकृति मूलक भाषा होती है, इसका आधार वाक्य एवं रचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? और यही प्रश्न पारिवारिक भाषा पूछा गया था। तो यहाँ पर आकृति मूलक अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आकृति मूलक भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो वाक्य एवं रचना के आधार पर। सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने आकृति मूलक भाषा का वर्गीकरण किया था। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि विश्व की भाषाओं का पारिवारिक भाषा के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसका पारिवारिक भाषा के रूप में वर्गीकरण का आधार है इतिहास। तो यह प्रश्न पूछा गया था। अब आइए बात करते हैं आकृति मूलक भाषा को। अगर हम देखें तो इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आकृति मूलक भाषा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। जो अयोगात्मक भाषा होती है वो क्या होती है? क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर में अयोगात्मक भाषा क्या है। तो मैं आपको बताऊं, अयोगात्मक भाषा में प्रकृति और प्रत्यय, या हम कह सकते हैं अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। जैसे आप जानते हैं जो चीनी भाषा है, जो तिब्बती भाषा है, जो वर्मी भाषा है, ये सब अयोगात्मक भाषा है, जिन्हें हम एकाक्षर भाषा भी कह सकते हैं। वहीं योगात्मक भाषा की अगर बात करें तो योगात्मक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों का संयोग होता है। और इसी में आप देखेंगे कि इसी योगात्मक भाषा को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। तो खैर इतना विस्तृत में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बहिर्मुखी होती है योगात्मक के ही तहत, इसी बहिर्मुखी में जो संस्कृत भाषा होती है वो संयोगात्मक होती है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला वियोगात्मक होती है। तो इसे आप लिख लें। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी और अंग्रेजी तथा बंगला वियोगात्मक भाषा है, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इतिहास के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, यानी पारिवारिक वर्गीकरण। उस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसको चार भागों में विभाजित किया गया। यूरेशिया परिवार की भाषा, अफ्रीका परिवार की भाषा, अमेरिका परिवार की भाषा और प्रशांत भूखंड की भाषा। यूरेशिया परिवार में 10 परिवार की भाषाएं हैं, जिनमें से एक है भारोपीय परिवार की भाषा। और इसी भारोपीय परिवार भाषा में ही आप देखेंगे कि आपके यहाँ की जो भाषा है आर्य भाषा, वो इसी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि आर्य भाषा किसके तहत आती है? तो भारोपीय परिवार के तहत आती है, या भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भाषाओं का जिक्र मैंने किया है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप लिख भी सकते हैं कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृत कैसी भाषा है? मान लिया ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो संस्कृत बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है, हिंदी बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है, अरबी अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा है, कन्नड़ अश्लिष्ट अंतयोगात्मक भाषा है। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखें और इनसे प्रश्न बनते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा में विभाजित किया है। यहाँ पर दरद का अर्थ होता है पर्वत, जिसका प्राचीन नाम यानी दरद का प्राचीन नाम पैसाची भी है। ये जो दरद भाषा है ये पामीर का जो पठार है, पामीर पठार के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर पंजाब में बोली जाने वाली ये भाषा है दरद। तो इससे भी प्रश्न पूछा गया है, पश्तो से भी प्रश्न पूछा गया है। ईरानी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे आप जानते हैं पश्तो ईरानी भाषा है, बलूची ईरानी भाषा है, अवेस्ता ईरानी भाषा है, फारसी ईरानी भाषा है, मीडियन ईरानी भाषा है। तो इस तरीके से कभी कभी वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दरद जो यहाँ पर बताया डॉक्टर ग्रियर्सन ने, इसकी कई प्रमुख भाषाएं, उपभाषाएं भी हैं। यानी दरद उपवर्ग की कई भाषाएं जैसे कश्मीरी, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि। अब आइए बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। इससे भी पहले प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी टीजीटी पीजीटी में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा का समय क्या है? तो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। अब देखिए, कई जगह मतभेद भी है, क्योंकि कई भाषाविदों ने आधुनिक आर्य भाषा का प्रारंभ 1050 ईस्वी से माना है, कई भाषाविदों ने 1100 से माना है, लेकिन जो मान्य मत है वो 1000 से माना गया है। अब प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वैदिक इसके 2 भागों में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। आधुनिक आर्य भाषा की बात करेंगे तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब इनमें से एक एक हम लोग आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की जब बात की जाती है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, चलिए मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भाषा का विकास का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति, उसके बाद में दूसरा लौकिक संस्कृति, तीसरा पाली, चौथा प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में हिंदी। तो ये क्रम भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, आप लोगों को पता भी होगा, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृति है, जिसका उपयोग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। जबकि जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृति पाणिनि के द्वारा व्याकरणबद्ध कर दी गई भाषा है, अतः उसमें भाषिक रूपों की अनिश्चितता नहीं है। लौकिक संस्कृति वह भाषा है जिसका संस्कार कर दिया गया है, जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति वह भाषा है जिसका प्रयोग वेदों और उससे संबंधित ग्रंथों यानी वैदिक साहित्यों में किया गया है, जबकि लौकिक संस्कृति का प्रयोग काव्य ग्रंथों, नाटकों आदि में हुआ है। वैदिक संस्कृति आज से लगभग 3500 वर्ष पहले की भाषा है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं और अन्य ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों और प्राचीन उपनिषदों में किया गया है। वैदिक संस्कृत का कोई सुनिश्चित रूप नहीं था, तथापि उसकी कुछ ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक विशेषताएं मानी जा सकती हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल की अगर बात करें, आप लोगों को पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद में का जो पहला मंडल है, उस पहले मंडल और अंतिम यानी 10वें मंडल
कि भाषा में पाया जाने वाला जो अंतर है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वेद किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर समय समय पर ऋषियों के द्वारा रचित वैदिक मंत्रों का संकलन मात्र है। जैसे भोलानाथ तिवारी की अगर बात करें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का ये मानना है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा संभवतः वैदिक संस्कृत के निकट रही होगी। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि इसमें बोलचाल की भाषा के सभी रूप सुरक्षित हैं। वैदिक ध्वनियों की संख्या की अगर बात करें, व्याकरण की बात करें, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कुल कितनी मानी गई है, तो 52 मानी गई है, जिनमें से 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है शायद, ध्यान रखना। लेकिन हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है, जबकि वैदिक ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है, 52 है और इनमें स्वर 13 है। लेकिन हरदेव बाहरी ने स्वरों की संख्या 14 मानी है। अगर बाई द वे प्रश्न आता है और नाम लेकर पूछा जाता है कि हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो 14। और अगर नाम नहीं है, सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति में या वैदिक भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। भोलानाथ तिवारी ने बताया कि जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में मात्र 4 समास ही मिलते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर लौकिक संस्कृति की बात करें तो लौकिक संस्कृति में इन 4 के अलावा और भी समास मिलते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी की संस्कृत कैसी संस्कृति है, तो लौकिक संस्कृत है, जहाँ वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थीं। वहीं जब हम लौकिक संस्कृति की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृति में 4 ध्वनियों का लोप हो जाता है और सिर्फ कितनी बचती हैं, तो सिर्फ 48 ध्वनियाँ बचती हैं। शेष 4 समाप्त हो जाती हैं, 4 का लोप हो जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 है, जिनमें 13 स्वर हैं और 38 व्यंजन हैं। जबकि अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया है कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, यहाँ देखिए 52 मैंने आपको बताया, 13 स्वर और 39 व्यंजन। जबकि अगर नाम से पूछा जाए, धीरेन्द्र वर्मा की बात की जाए, तो धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 न मानकर कितना माना, 51 माना है। 13 स्वर माने हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेकिन व्यंजन जहाँ 39 हैं वहाँ पर यहाँ इन्होंने धीरेन्द्र वर्मा ने 38 व्यंजन माना है। अब इसके बाद आइए बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। जब मध्यकालीन आर्य भाषा की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा में सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो सबसे पहले पाली का विकास हुआ। यानी इसका काल, यानी मध्यकालीन आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण आपको मिलते हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। सबसे पहले यहाँ पर पाली की बात करेंगे। पाली को अभिलेखी प्राकृत भी कहा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। पाली को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखी प्राकृत भी कहा जाता है। अब पाली का नाम कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो इसके नामकरण को लेकर बहुत सारा मतभेद है। पाली की व्युत्पत्ति सबसे पहले देखें तो पल्ली अर्थात ग्राम से स्वीकार की जाती है। इस अर्थ में पाली से तात्पर्य होगा कैसी भाषा, तो ग्रामीण भाषा। वहीं पाटल अर्थात पाटिलपुत्र, यानी पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिलपुत्र से भी मानी गई है, पाटल से भी मानी गई है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ होगा कहाँ की भाषा, मगध की भाषा। वहीं अगर पंक्ति की बात करें तो पाली शब्द का तीसरा जो संबंध है वो पंक्ति से माना गया है, यानी बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं
उन्हें भी पाली कहा जाता है। यानी सारा बुद्ध साहित्य इसी भाषा में होने के कारण इस मत को काफ़ी महत्व दिया गया है। वहीं विधुशेखर भट्टाचार्य की अगर बात करें तो आप जानते होंगे, विधुशेखर भट्टाचार्य ने कहा कि पंक्ति से ही पाली का विकास हुआ। और उन्होंने कहा सबसे पहले पंक्ति थी, पंक्ति के बाद में पंक्ति हुई, पंक्ति के बाद में पत्ती हुई, पत्ती से पट्टी, फिर पल्ली, और पल्ली से पाली का विकास हुआ। तो इस तरीके से विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली तक के विकास को किस प्रकार बताया है वो मैंने आपको बताया। यानी सबसे पहले पंक्ति, फिर पंक्ति, पंक्ति के बाद में पत्ती, फिर पट्टी, फिर पल्ली, और पल्ली से पाली का विकास हुआ। वहीं भंडारकर की अगर बात करें तो भंडारकर ने प्राकृत शब्द का तद्भव रूप ही पाली को माना है। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल, अंत में पाली शब्द का विकास हुआ। कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि पाली का अर्थ होता है पालने वाली। यानी पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा के रूप में भी जाना जाता है। इसके अध्ययन का जो मुख्य आधार है वो त्रिपिटक है, अशोक के अभिलेख हैं, और साथ ही साथ समसामयिक कुछ साहित्य रचनाएं हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत आप जानते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। अपने मूल रूप में पाली कहाँ की भाषा है, जो मान्य मत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने मूल रूप में पाली मध्य देश की भाषा है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि पाली कहाँ की भाषा है, तो मध्य देश की भाषा है। जबकि ग्रियर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्रियर्सन के अनुसार ये मागधी बोली मानते हुए इस पर पैसाची का प्रभाव स्वीकार किया है, और इन्होंने कहा कि मगध की बोली है। वहीं रीज डेविड्स की बात करें तो रीज डेविड्स इसे कौशल की बोली मानते हैं। कहाँ की बोली मानते हैं, तो डेविड कौशल की मानते हैं, ग्रियर्सन मगध की मानते हैं, जबकि अपने मूल रूप में पाली मध्य देश की भाषा है। वहीं ल्यूजर्ट्स की बात करें तो ल्यूजर्ट्स पाली को अर्ध मागधी से विकसित मानते हैं। पाली के वैकरणिक विद कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थीं, और मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ थीं। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार 41 और किसके अनुसार 43। तो कच्चायन के अनुसार 41 और मोगलान के अनुसार 43 ध्वनियाँ थीं। पाली भाषा का क्षेत्र क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उदय नारायण तिवारी और सुनीति कुमारी चटर्जी के अनुसार पाली मध्य देश की भाषा है, और यह मान्य मत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वहीं अगर देवेंद्र शर्मा की बात करें तो देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पाली मथुरा के आसपास की भाषा है, मथुरा के आसपास की बोली है। वहीं ग्रियर्सन ने कहाँ का बताया, तो मगध का बताया। अभी मैंने आपको बताया भी है, तो इसे आप सुनते चलें, और अगर आपको लगे कि आपको याद नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो उन्हें आप कहीं पर लिख भी सकते हैं। इस चीज़ को दीपा, सुषमा, उर्मिला, सीता, नेहा, जितने भी लोग हैं हमारे ऑनलाइन मेंबर्स, और पूनम, सुशील, रतन, विवेक, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसको आप, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट की नहीं है तो उसे आप कहीं ज़रूर लिख लें, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, आप लोग जानते भी होंगे। जितनी बार चीज़ों को लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो उदय नारायण तिवारी और सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पाली मध्य देश की भाषा है, जो कि एक मान्य मत है। देवेंद्र नाथ शर्मा की बात करें तो उन्होंने मथुरा के आसपास की बोली बताया। ग्रियर्सन की बात करें तो उन्होंने मगध की भाषा, मगध के आसपास की भाषा बताया। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि अगर रीज डेविड की बात करें तो उन्होंने इसे कौशल की बोली बताया है। अब इसके बाद में पाली के बाद में आइए चलते हैं हम लोग प्राकृत की तरफ, और प्राकृत के बारे में जानते हैं कि प्राकृत को किसी ने क्या कहा है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास की दूसरी अवस्था है, जिसे प्राकृत नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसके संदर्भ में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद ये है कि ये संस्कृत से विकृत होकर बनी भाषा है, या वह मूल भाषा है जिसकी विकसित
और संस्कारित अवस्था को संस्कृत कहा जाता है। जैसे हेमचंद्र, मार्कंड, सिंहदेव आदि आचार्यों का मानना है कि संस्कृत मूल वाणी या देववाणी है तथा प्राकृत उसी से विकसित हुई है। कहा है उन्होंने कि प्राकृत संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, प्राकृत संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, अर्थात संस्कृत मूल वाणी या देववाणी है तथा प्राकृत उसी से विकसित हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान इसमें पिसल का नाम महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसा उनका मानना है कि प्राकृत जन बोलियों और जन भाषाओं से निर्मित भाषा है और इसी का अभिजात रूप संस्कृत बनकर विकसित हुआ। लेकिन जो प्राकृत की अवस्थाएं हैं, किशोरीदास वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने प्राकृत की 3 अवस्थाएं माना है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी माना है उन्होंने? थोड़ा सा समय आपका यहाँ लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसने प्राकृत के विकास की 3 अवस्थाएं माना है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने इसे जो 3 भागों में विभाजित किया तो उन्होंने कहा कि पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहली, दूसरी और तीसरी प्राकृत। पहली प्राकृत उन्होंने किससे माना? तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि पहली प्राकृत वह है जिसका जन्म सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि यही प्राकृत ऋषियों तथा व्याकरणों के हाथों में पढ़कर संस्कारित होते होते वैदिक संस्कृति बन गई। यानी किशोरीदास वाजपेयी ने वैदिक संस्कृति को पहली प्राकृत माना। ध्यान रखिएगा और गौर से सुनिएगा। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो वैदिक संस्कृत है वह पहली प्राकृत है। वैदिक संस्कृति बनने के बाद हिंदी तक का विकास सरलीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। वैदिक संस्कृति सरल होकर लौकिक संस्कृति हुई और लौकिक संस्कृति सरल होकर प्राकृत बनी, जिसे दूसरी प्राकृत कहा जाता है। यानी लौकिक संस्कृति सरल होकर, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार लौकिक संस्कृति सरल होकर प्राकृत बनी, जिसे दूसरी प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत के बाद जिसे अपभ्रंश कहा जाता है, कुछ विद्वान उसी को प्राकृत की तीसरी अवस्था मानते हैं। यानी तीसरी अवस्था किसे कहा गया? तो अपभ्रंश को कहा गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब हम प्राकृत को इन तीनों अवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो प्राकृत से हमारा अर्थ होता है साधारण या प्राकृत जनों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से। कुछ विद्वान ने पहली प्राकृत पाली को ही कहा है। यह विद्वान प्राकृत में उसी भाषा को लेते हैं जो लौकिक संस्कृति से विकसित हुई है। प्राकृत के अध्ययन की अगर सामग्रियों की हम लोग बात करें तो प्राकृत के अध्ययन की सामग्री बौद्ध साहित्य, जो मूल रूप से मागधी और अर्धमागधी में रचा गया है। इसके अलावा प्राकृत साहित्य में सेतुबंध तथा गौड़वोह जैसे महाकाव्य तथा गाथा सप्तशती और वज्रालग्न जैसे खंड काव्य मिलते हैं। प्राकृतः संस्कृतम तत्र भवम तत् अगतोम प्राकृतम, ये किसने कहा? तो ये कहा है हेमचंद्र जी ने। ये किसका कथन है? तो आचार्य हेमचंद्र का कथन है। आचार्य हेमचंद्र ने कहा है प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। अब यहाँ से आपके लिए, यहाँ भी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। वहीं वरुचि ने प्राकृत व्याकरण, प्राकृत प्रकाश की रचना की। आप देखेंगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे और आप देख रहे हैं जो इससे पहले प्रश्न पूछे गए हैं रचनाओं से पूछे जाते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वरुचि की रचना है। कैसा ग्रंथ है? प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ से आप देखें, पढ़ तो रहे हैं आप इकाई 1, लेकिन इसमें जो रचनाओं के नाम दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे।
तो वरुचि ने प्राकृत व्याकरण की रचना की जिसका नाम है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद बताए गए हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसैनी। अब यहाँ पर आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि वरुचि ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो 4 भेद स्वीकार किए हैं। 4 कौन कौन से हैं? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसैनी। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि वरुचि के अनुसार प्राकृत प्रकाश में बताए गए 4 भेदों में से निम्न में से कौन नहीं है? तो 3 कोई एक रहेगा और एक कोई अलग से दे दिया जाएगा। तो महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसैनी बताया गया। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद आरसी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश बताया है। यानी हेमचंद्र की रचना कौन सी है? प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद बताए गए हैं। जैसे वरुचि ने 4 बताया था तो यहाँ पर हेमचंद्र ने 3 बताया है। 3 कौन कौन से? आरसी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। आरसी को अर्धमागधी नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आचार्य दंडी ने हेमचंद्र के द्वारा बताए गए चूलिका, पैशाची को भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र ने द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है। हेमचंद्र जो कि प्राकृत के पाणिनि के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न भी पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा हो रही है और इनसे प्रश्न आता ही इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो हेमचंद्र के द्वारा जो प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद बताए गए, आरसी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश, जिनमें से आरसी को अर्धमागधी भी कहा जाता है। हेमचंद्र के द्वारा बताए गए चूलिका, पैशाची को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र ने एक रचना द्वैश्रय काव्य की रचना की है। तो ये रचना भी पूछी जाती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बताया। अब यहाँ पर यह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्री अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। तो आचार्य दंडी की कौन सी पुस्तक है? काव्यादर्श। काव्यादर्श भी कई बार पूछा गया है। काव्यादर्श में उन्होंने महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बताया। महाराष्ट्री प्राकृत की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे गाथा सप्तशती हाल की रचना, रावण वोह प्रवरसेन की रचना, गौड़ वोह वाक्यपति की रचना, वज्जालग जयवल्लभ की रचना, कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना। ये मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं, सुमेलित करने के लिए आते हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाई द वे अगर ये पूछा जाए कि किस भाषा में है, तो प्राकृत में है। किस प्राकृत में है? तो महाराष्ट्री प्राकृत में ये रचनाएं लिखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं पैशाची प्राकृत की, जिसे भूत भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ग्राम भाषा के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीधर ने एक रचना की है। लक्ष्मीधर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है षड भाषा चंद्रिका। इसमें लक्ष्मीधर ने राक्षस, नीच पात्रों के लिए इसी भाषा का उपयोग बताया है, यानी पैशाची प्राकृत का या भूत भाषा या ग्राम्य भाषा का उपयोग बताया है। वहीं मार्कंड ने अपनी रचना प्राकृत सर्वस्व, देखिए प्राकृत सर्वस्व भी पूछा जाता है। प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? यह मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो प्राकृत सर्वस्व मार्कंड की रचना है। इस मार्कंड जी ने प्राकृत सर्वस्व में पैशाची प्राकृत के 3 भेद माने हैं और उन्होंने कहा कैकेय पैशाची, सौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची। इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पैशाची प्राकृत के 3 भेद प्राकृत सर्वस्व में मार्कंड ने कौन कौन से माने हैं? कैकेय पैशाची, सौरसेन पैशाची, पांचाल पैशाची। अब सौरसेनी प्राकृत की बात करते हैं, जो मथुरा के आसपास यानी सूरसेन की भाषा है। भरत मुनि के अनुसार यह मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। वहीं मागधी प्राकृत की अगर बात करें तो मगध देश की भाषा है। मार्कंड ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताया है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि मार्कंड ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताया और मागधी के 3 प्रकार हैं,
शाकाहारी, चांडाली और साबरी। ये तीनों किसके प्रकार हैं? ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि शाकाहारी, चांडाली और साबरी किसके प्रकार हैं? तो मागधी प्राकृतिक के प्रकार हैं। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी प्राकृत ग्रियर्सन के अनुसार यह सूरसेन और अयोध्या के मध्यवर्ती देश की भाषा थी। श्री जिंदा सगणी महत्तर ने अपनी रचना निशीथ चूड़ी में इसे अर्धमागध कहा है। अब यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोगों को ना पता हो कि निशीथ चूड़ी किसकी रचना है, तो आप जरूर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि निशीथ चूड़ी में अर्धमागधी को अर्धमागध कहा जाता है। जैनी लोग अर्धमागधी को क्या कहते हैं? आर्ष कहते हैं, आरसी कहते हैं, ऋषि भाषा कहते हैं, आदि भाषा कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपूतों व सेठों की भाषा बताया है। किसे? तो अर्धमागधी को। अब बात करते हैं अपभ्रंश की। ये मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा की कड़ी है, इसलिए अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं? तो नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जहाँ अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं? नाट्यशास्त्र में, जहाँ पर अपभ्रंश को क्या कहा गया है? तो विभ्रष्ट कहा गया है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर बात करें या उदय नारायण तिवारी के अनुसार बात करें तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने अपनी रचना प्राकृत लक्षण में किया है। अब यहाँ पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि प्राकृत लक्षण किसकी रचना है? तो प्राकृत लक्षण चंड की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। वहीं किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को अभीर कहा है। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अभीर कहा है। अपभ्रंश के भेद की बात कर लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, ग्राम्य, अभीर, उपनागर। मार्कंड ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए, नागर, उपनागर और ब्राचर। याकोबी ने 4 भेद बताए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद बताए, पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर तागड़े ने 3 भाग बताया अपभ्रंश का, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश में 10 स्वर और 30 व्यंजन माना है। साधारणतः अपभ्रंश में 8 स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, प्रश्न पूछा गया है। और हम लोग रात में जब लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें 15 वर्ष की परीक्षा में आए हुए इकाई 1 से प्रश्न की बात करेंगे, तो वहाँ आपको जरूर मिलेगा अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8। जबकि उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश में 10 स्वर माना है और 30 व्यंजन माना है। यानी उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी होगी? 40। जबकि सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को नहीं, अवहट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानते हैं। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। सुमेलित करने में आप देखिए कितनी बार आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आप करेंगे बहुत बार आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में हुआ है।
अब इसके बाद किस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर अब तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर यही आप 5-6 वर्ष पहले का पेपर उठा लें तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि किस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। खूब प्रश्न पूछे जाते थे। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास हुआ। कैके अपभ्रंश से लहंदा का विकास हुआ। टक अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इन रचनाओं को सुमेलित करने के लिए भी पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में लिखी रचना है जो कि जिनदत्त सूरी की है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। पाहुन दोहा राम सिंह की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। कीर्तलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। ध्यान रखिएगा, विद्यापति की रचनाएं अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों में हैं। योगसार परमात्म प्रकाश जोएंदू की रचना है, खूब पूछा गया है मिलाने के लिए। पौमचर्यु रिठनेमचर्यु स्वयंभू की रचना है। महापुराण जसहर चर्यु तो अभी पिछली बार भी पूछा गया था, पुष्पदंत की रचना है। तो ये रचनाएं किस में हैं, तो अपभ्रंश में हैं। तो यहाँ पर इनसे यही प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना किसकी है, मिलाने के लिए आता है, तो इन्हें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं की। जब आधुनिक आर्य भाषा की हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक आर्य भाषाओं में सबसे पहले तो आप यही जानते हैं कि इसमें 3 हिंदी है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। थोड़ा सा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेंगे। इनका समय, आधुनिक आर्य भाषा का समय लगभग 1000 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है, जबकि कुछ साहित्यकारों का मानना है कि 1100 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है, जिसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं आती हैं। हिंदी का उद्भव तो लगभग 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास हो गया था, लेकिन तब से लेकर और आज तक का विकास अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है, जिसे हम 3 चरणों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी की अगर बात करें तो प्राचीन हिंदी पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी के रूप में जिसे हम जानते हैं। पहली अवस्था जो पुरानी हिंदी है, जिसे नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था, जो आज तक चली आ रही है नाम। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी की पहली अवस्था को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने प्रारंभिक हिंदी को उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने उदयमान हिंदी कहा है। शिवप्रसाद सिंह की बात करें तो उन्होंने परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश कहा है। तो इसे मिलाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो संक्षेप में बात करते हैं प्राचीन हिंदी की। अगर बात करें तो इस काल में हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिंदी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्व पीठिका जरूर दिखाई देती है। और इस काल में हिंदी भाषा अपभ्रंश के केचुल को धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी। मध्यकालीन हिंदी उस समय की भाषा है जब पहली बार हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी। इस काल में व्यवहारिक स्तर पर यद्यपि हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थीं, लेकिन साहित्यिक स्तर पर ब्रज भाषा और अवधि ने विकास की चरम स्थितियों पर पहुंची। इस युग में खड़ी बोली साहित्य के केंद्र में तो नहीं आ सकी, लेकिन
खड़ी बोली साहित्यिक कृतियों में किसी न किसी रूप में प्रायः व्यक्त होती रही। लेकिन जब बात करेंगे आधुनिक हिंदी की, तो हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं बल्कि साहित्य का भी आधुनिक काल है। इस काल में हिंदी के स्वरूप में पहले के सभी कालों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ परिवर्तन होना शुरू हो गया। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। आज़ादी मिलने के बाद उसे कुछ सीमाओं के साथ राजभाषा का पद मिला। फिर भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मानकीकृत बनाने के प्रयास किए गए और पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जैसे कंप्यूटरीकरण आदि के संदर्भ में हिंदी को विकसित करने का पूरा प्रयास किया गया। आधुनिक आर्य भाषाओं में जो और आर्य भाषाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि आती हैं, तो उनकी बात थोड़ी कर लेते हैं। जैसे अगर सिंधी की बात करें, इसमें हम लोग और जो भाषाएं हैं, तो अगर सिंधी की बात करें तो ये सिंधु नदी के आसपास की भाषा है जिसे सिंधी भाषा कहा जाता है। सिंधी बोलने वाले अधिकांश लोग अब पाकिस्तान में हैं। यद्यपि भारत में भी सिंधी बोलने वाले लोग भारत विभाजन के बाद आकर कई नगरों में बस गए। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी की कुछ बोलियां हैं, इनकी बोलियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ संक्षेप में बात करेंगे। इनकी बोलियां बिचौली, सिराइकी, लासी, थरेली, लाड़ी तथा कच्छी हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। सिंधी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, इनके बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है। लहंदा की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिम। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम। लहंदा की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो इनकी बोलियां जटकी, मुल्तानी और जंगली हैं। पंजाबी की अगर बात करें तो पंजाब की ये भाषा है, टक अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी बोलियां मांझी, डोंगरी, दुआबी, राबी आदि हैं। गुजराती की अगर बात करें तो गुजरात की भाषा है, जहाँ पर कठियावाड़ी, पट्टनी और सुखी इसकी बोली है। मराठी की बोली नागपुरी, कोंकणी, महारी, किष्ठी है। मराठी भाषा की लिपि मोडी लिपि है, इसे ध्यान रखना, मोडी लिपि भी एक बार पूछा गया है। उड़िया की बात करें तो गंजामी, संबलपुरी और भत्री इसकी बोलियां हैं। अब मुख्य रूप से आते हैं हिंदी में। हिंदी को पांच भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली और इनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। राजस्थानी की मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। बिहारी की मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली हैं। तो यहाँ पर तो आप केवल संक्षेप में देख रहे हैं, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग विस्तृत में बात करेंगे कि पश्चिमी हिंदी की सीमा कौन सी है, ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, खड़ी बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है, इनकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो विस्तृत बात हम लोग अगले वीडियो में इससे करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की अगर बात करें तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे 5 भागों में विभाजित किया। उदीच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, जिसमें उदीच के अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी आते हैं। प्रतीच के अंतर्गत गुजराती, मध्य देशीय के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी हिंदी आती है। प्राच्य के अंतर्गत उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी। वहीं सुनीत कुमार चटर्जी ने उदीच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य में इन्होंने भी विभाजित किया, लेकिन उदीच के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा। प्रतीच के अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती को रखा। मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी को रखा। प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला को रखा। दक्षिणात्य के अंतर्गत केवल मराठी को रखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि हिंदी के बारे में किसने क्या कहा है। कथन के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। हिंदी संस्कृत की बेटियों में
सबसे अच्छी और शिरोमणि है। किसका कथन है? तो ग्रियर्सन का कथन है। ध्यान रखिएगा, मनीष, श्वेता, विवेक, रतन, नीता, संजय, किरण, ये सभी लोग ध्यान रखिए। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, जो चीज़ें नहीं लगे उसी को लिखिए, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को सिर्फ सुनिए। दीपा, सुषमा, उर्मिला, सीता, नेहा, सभी लोग सुन रहे हैं? ज़रूर वीडियो में कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि कितना हेल्पफुल आपके रहा और किस तरीके से प्रश्न मिल सकते हैं आपको। तो हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि कौन सी है? शिरोमणि है। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। संस्कृत माँ हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा। संस्कृत की विरासत हिंदी को तो जन्म से ही मिली है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। कल सोनी ने हमसे पूछा था, शायद मैं कहीं बाहर बैठा हुआ था और गलती से मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको शायद बोल दिया है। सोनी अगर सुन रही हैं तो सही कर लीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन। हिंदी सरल भाषा है, इसे अनायास सीखकर लोग अपना काम निकाल लेते हैं, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा। जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है, पुरुषोत्तम दास टंडन का कथन है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ। हिंदी साहित्य की नकल पर कोई साहित्य तैयार नहीं होता, निराला का कथन। हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है, माखनलाल चतुर्वेदी का कथन। तो हम लोग इकाई 1 में दूसरे लेक्चर में कल हम लोग मिलेंगे, जहाँ पर हिंदी भाषा, हिंदी बोलियों की बात करेंगे, उनके विस्तार की बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, और रात में 9:30 बजे 15 वर्षों तक यानी 2004 से लेकर 2019 तक अभी तक इकाई 1 से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की चर्चा रात में 9:30 बजे लाइव क्लास में करेंगे। आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर व्हाट्सएप पर बताएं।